हेलो बच्चों, आज क्लास 12 का केमिस्ट्री में लेसन 1 का जो छूटा हुआ पार्ट है उसको आज पढ़ाएंगे, पूरा कर देंगे। आज केमिस्ट्री लेसन 1 का फुल पार्ट चालू हो जाएगा, मैंने आज खत्म हो जाएगा। तत्वों के घनिक क्रिस्टलों का घनत्व आज ज्ञात करने, घनत्व कैसे निकालेंगे उसको ज्ञात करने हम बताएंगे। चलिए तो ज्ञात करते हैं हम लोग। माना कि एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई बराबर स्मॉल है। एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या जो है वह कैपिटल जेड है, तथा एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का भार जो है, परमाणुओं का भार बराबर कैपिटल एम है। ध्यान से देख लीजिएगा, कैपिटल एम है, तो इसलिए एकक कोष्ठिका का घनत्व स्मॉल डी बराबर, अब घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो किसका घनत्व निकाल रहे हैं? एकक कोष्ठिका का। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटा एकक कोष्ठिका का घनत्व, जिसका घनत्व निकाला जाता है उसी का निकाला। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटा में एकक कोष्ठिका का आयतन, ठीक है। यहाँ पे जो डैश किए हैं समझ लीजिए, एकक कोष्ठिका लिखे हैं, यहाँ पे एकक कोष्ठिका है। तो यहाँ से निकाल दिए, क्वेश्चन नंबर 1 रख दीजिए। देखिए अब हम बारी बारी से आयतन निकालेंगे, घनत्व निकालेंगे, वहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम पहले आयतन निकाल लेते हैं। एकक कोष्ठिका का आयतन बताइएगा। एकक कोष्ठिका एक घन के रूप में होता है, तो आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। तो भुजा कितना माना गया है? कोर माने भुजा होता है 1 क्यूब, तो 1 क्यूब हो गया। इक्वेशन नंबर 2। आगे आयतन, अब द्रव्यमान निकाल लेते हैं, उसके बाद रख देंगे उसमें। तो एकक कोष्ठिका का पूरा द्रव्यमान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? चलिए देखिएगा, यहाँ से लिख देते हैं एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है? तो उसको निकालने के लिए आपको करना क्या होगा समझिएगा। एक परमाणु का द्रव्यमान, जैसे ध्यान समझिएगा, इसमें क्या होता है, एक परमाणु का द्रव्यमान मान लीजिए स्मॉल एम है। एकक कोष्ठिका में एक परमाणु का भार गुणे अवोगाद्रो संख्या सबको पता है। तो 6.023 × 10 22 × 10 घात 23 होता है अवरोध संख्या। अब ये क्या कर रहा है? एकक कोष्ठिका का कुल द्रव्यमान जो है, मान लीजिए हमने क्या माना है, एकक कोष्ठिका का कुल द्रव्यमान कैपिटल एम माने हैं, क्लियर है। इसके बाद जो हमने माना है, यहाँ से एकक कोष्ठिका का भार, एकक कोष्ठिका के एक परमाणु का भार तो स्मॉल एम होता है, गुणे अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? तो अवोगाद्रो संख्या होती है Na से दर्शाते हैं, लिख दीजिएगा यहाँ पे अवोगाद्रो संख्या। चूंकि अवोगाद्रो संख्या Na बराबर 6.022 × 10 के घाते 23 होती है। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे द्रव्यमान न निकालना है। तो एकक कोष्ठिका के एक परमाणु का जब घनत्व निकाला जा रहा है, तो यहाँ से स्मॉल एम का वैल्यू निकाल लीजिए। कैपिटल एम बटा में, चाहे स्मॉल एम बराबर हो जाएगा ना कैपिटल एम बटा में या नहीं। तो इसका मान समझिएगा, इसका मान जो अब बताइएगा, तो ये क्या है? यह एक परमाणु की संख्या है।
एक परमाणु का भार है। अब ऐसे कितने परमाणु हैं, परमाणु की संख्या Z है, तो लिख देंगे एक, या एक परमाणु का द्रव्यमान निकाले हैं, भार द्रव्यमान निकाले हैं, तो लिख देंगे Z परमाणुओं, Z परमाणुओं का भार, Z परमाणुओं का भार कितना होगा। तो भैया बताइए, एक परमाणु का भार मान लीजिए इतना है, तो गणित के हिसाब से समझिएगा। एक परमाणु का भार मान लीजिए 10 किलो है, तो यहाँ पर कुछ अंक रखिए, तो 2 परमाणु का भार कितना होगा। तो एक परमाणु का भार 10 किलो, इसके हिसाब से समझा रहे हैं। तो 2 परमाणु का भार कितना होगा, तो 2 गुणे 10 कीजिएगा ना, माने परमाणु की संख्या का भार में गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा। तो उसी प्रकार से एक परमाणु का भार इतना है, तो Z परमाणु होंगे तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, और क्या करना है, Z गुणे स्मॉल m, तो Z गुणे कैपिटल M बटा में स्मॉल n है, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 और 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर आंसर आ जाएगा। लिख देंगे समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए। तो रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा घनत्व, आगे वाला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आगे समझिए एक कोष्ठिका का घनत्व, तो घनत्व D इज इक्वल टू, द्रव्यमान कितना आया है, तो द्रव्यमान यही ना है, द्रव्यमान चाहे भार कह लीजिए, यही भार भी है, द्रव्यमान भी है। द्रव्यमान कितना आया है, Z गुणे M बटा में Na होल बटा में आयतन A क्यूब, आई कहाँ चलाएगा, नीचे। D इज इक्वल टू Z इंटू कैपिटल M बटा में A क्यूब इंटू Na, अवगाद्रो संख्या है, तो यही पर यह आ गया। अब यहाँ पे जहाँ लिखना होगा, जैसे मान लीजिए लिखा आता है, जहाँ D क्या है, घनत्व है, हम बता देते हैं। Z क्या है, यहाँ पर हमने लिखा ही है, एकक परमाणुओं की संख्या। M क्या है, कैपिटल M है एकक परमाणु, एकक कोष्ठिका में परमाणु का भार, परमाणुओं का सारा भार हो गया। A क्यूब, A क्या है, एकक कोष्ठिका में कोर की लंबाई, और Na क्या है, तो यहाँ पर लिखे ही हैं अवगाद्रो संख्या, तो Na अवगाद्रो संख्या जिसकी वैल्यू इतनी होती है, कांस्टेंट होता है। चलिए यहाँ पे उतार लीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको याद करें, 1.5 बटा में A क्यूब बटा Na परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए इसके साथ लीजिए। हाँ तो बच्चों अब देखेंगे आगे इस लेसन 1 का लास्ट, आयनिक क्रिस्टलों में त्रिज्या का अनुपात क्या होता है। देखिए आयनिक क्रिस्टल पहले होता क्या है जान लीजिएगा। आयनिक क्रिस्टल BCC प्रकार का होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। पीछे पढ़ाए थे, पीछे आपको ऐसे बताए थे कि एकक कोष्ठिका के शीर्ष के अतिरिक्त उसके केंद्र में एक अवयव मौजूद हो तो उसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। आपको बताए थे मैं कितने परमाणुओं की संख्या होती है, तो मैं अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, तो 1/8 से गुणा किए थे, 8 गुणे 1/8 कट के 1 हो गया था, एगो केंद्र में था, तो 1 का 1 2, इसमें कुल मिला के 2 अवयवी कण होते हैं। तो 2 अवयवी कण, BCC में 2 अवयवी कण होते हैं। तो एक कण जो है, एक कण इसमें होता है धनायन, और दूसरा कण होता है ऋणायन। तो एक कण धनायन और एक कण ऋणायन होता है। तो BCC जो है आयनिक क्रिस्टल टाइप का होता है, चाहे आयनिक क्रिस्टल BCC प्रकार का होता है, और इसमें 2 अवयवी कण मौजूद होते हैं, एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। तो कह देता है त्रिज्या अनुपात क्या हो जाता है, तो इसलिए त्रिज्या अनुपात क्या होता है तो समझिएगा, BCC में धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को, धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहा जाता है। और त्रिज्या अनुपात बराबर धनायन की त्रिज्या बटा में ऋणायन की त्रिज्या। तो इस पर भी न्यूमेरिकल आता है, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल तो देखेंगे, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल चलेंगे। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं लेसन 1 में।
अभी हमने जाना क्रिस्टल का प्रकार और क्रिस्टल में उसका निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में, कितने अवयवी कणों से हुआ है और कितने अवयवी कण कहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं और उनका फार्मूला क्या है, जिसे घनत्व भी बताया, आयनिक त्रिज्याओं का अनुपात बताया। अब हम लोग चलेंगे इसमें, क्रिस्टल जब बन गया तो उसमें दोष छूट जाता है। जैसे मानव का निर्माण हुआ है तो उसमें भी कुछ दोष रह गए हैं, अपूर्णताएं रह गई हैं, पूर्ण कुछ भी नहीं बना। उसी प्रकार से जब किसी क्रिस्टल का निर्माण हम आगे से करके आए हैं तो जरूर उसमें कुछ न कुछ दोष रहा होगा, तो उन्हीं दोषों के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए इस टॉपिक में जानेंगे दोषों के बारे में। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आता जरूर है, एक बहुविकल्पी हो तो 1-2 नंबर का आ ही जाता है। तो चलिए हम जानते हैं, ध्यान रहे, यदि आप कोई क्रिस्टल ले लो और परम शून्य ताप पर उसको रख दो, तो जब कोई क्रिस्टल परम शून्य ताप का मतलब थोड़ा जान लीजिए, कोई जानता नहीं होगा तो समझ ले। परम शून्य ताप या उसी को परम ताप भी कहते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस होता है, या केल्विन पैमाने पर देखा जाए तो 0 केल्विन होता है। यदि किसी क्रिस्टल को परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया जाए तो उसके अवयवी कण नियमित और व्यवस्थित होते हैं। व्यवस्थित होते हैं मतलब क्या, उनकी एंट्रॉपी शून्य होती है। एंट्रॉपी शून्य होती है। देखिए सबका अपना अपना अर्थ है। नियमित और व्यवस्थित का मतलब, यदि एकदम कतारबद्ध यदि कण खड़े हैं तो चिपके हुए हैं एक दूसरे से और कुछ भी कर रहे, परम शून्य ताप पर एकदम ठंडा कर देंगे तो अणु गति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर अणुओं की गति ऊर्जा शून्य होती है। वह कण अपना स्थान छोड़ेगा ही नहीं। तो जब कोई कण अपना स्थान छोड़ेगा नहीं तो अपनी एंट्रॉपी शून्य होगी उसकी, तो उसकी एंट्रॉपी शून्य। एंट्रॉपी का मतलब जो नहीं जानता है बालक जान लीजिएगा, 11 में हलचल, कहीं हलचल नहीं होती है तो उसकी एंट्रॉपी शून्य मानी जाती है। जैसे एकदम बंद है, कण हिल ही नहीं रहा है तो उसकी एंट्रॉपी 0 हो जाएगी। थोड़ा जो जितने जैसे होता है ना, एक नटखट बालक की एंट्रॉपी बहुत अधिक होती है। एंट्रॉपी का मतलब बहुत बेचैन, और एक शांत स्वभाव का एंट्रॉपी बड़ा कम होता है। तो वही चीज़ है, परम शून्य तक ढेर ठंडा कर देंगे तो भाई जम जाएगा, कण हिलेगा नहीं। तो इस प्रकार से एंट्रॉपी इसकी शून्य होती है। तो लेकिन तो यहाँ पे कह रहे हैं ना, परम शून्य ताप पे कणों की नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उसकी एंट्रॉपी क्या होती है, शून्य होती है, हिल ही नहीं सकते। लेकिन ऐसी व्यवस्था प्रकृति में संभव नहीं है। ऐसा प्रकृति में संभव नहीं है। ऐसा परम शून्य ताप तो संभव ही नहीं है। आज तक इतना हुआ ही नहीं डिग्री किसी का। तो जब ये हुआ नहीं है तो एंट्रॉपी किसी का शून्य कैसे होगा? अर्थात जब एंट्रॉपी शून्य नहीं होगा, इसका मतलब है किसी भी क्रिस्टल के कण नियमित और व्यवस्थित नहीं होंगे। इसका मतलब उसमें दोष होगा। तो ये जान लेते हैं तब क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं। एक लाइन में इसकी डिफिनेशन जान लीजिए। ये तो स्टेटमेंट है, इतना भी लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। तो क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता या विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है। कोई भी अनियमितता या विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है। तो क्रिस्टल दोष जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल दोष मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, सिंपल सवाल से जानिएगा। कणों को वहाँ से हटाना है तो हटाने का तरीका, एक होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है रेखीय दोष। रेखीय दोष देखिए, जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट पता है, कण बिंदु के आकार का होता है, बिंदु गोलाकार होता ही है। तो यदि कण ऐसे हैं लाइन में कतारबद्ध, जिसे कतारबद्ध हैं, तो मान लीजिए कतारबद्ध हैं और यहाँ से क्रिस्टल का निर्माण हुआ है।
मान लीजिए सपोज करिए क्रिस्टल का निर्माण हुआ है, तो बिंदु दोष का मतलब क्या है, या तो एक कण को यहाँ से, बिंदु का मतलब एक कण को हटा के बाहर फेंक दो, या एक यहाँ से इस कण को हटा के दूसरे रिक्त स्थान में भर दो, तो दो प्रकार से बिंदु दोष उत्पन्न हो जाता है। तो बिंदु दोष का मतलब क्या है, किसी क्रिस्टल में अवयवी कण को उसके स्थान से या तो हटा दिया जाता है या उसी के स्थान से स्थानांतरित करके दूसरे स्थान में रिप्लेस कर दिया जाता है, दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। रेखीय दोष में क्या है, तो रेखीय दोष में जैसे मान लीजिए अवयवी कण हुआ, तो जब अवयवी कण हुआ तो अवयवी कण यहाँ पे रहने के बाद इसमें क्या होता है कि एक रेखा को ही गायब कर दिया जाता है, रेखा है इसी को पूरा गायब कर दिया जाता है। तो चूंकि हमें रेखीय दोष में यहाँ पे रेखा गायब हो जाती है, यहाँ पे बिंदु दोष में एक बिंदु को इधर उधर किया जाता है, तो दो प्रकार से किया जाता है, इसको भी यहाँ से हटा दिया जाता है। तो रेखीय दोष को हमें नहीं पढ़ना है, इंटरमीडिएट में सिलेबस में आपके नहीं है, बिंदु दोष को पढ़ना है। थोड़ा डिफिनेशन जान लीजिएगा बिंदु दोष का। तो बिंदु दोष का डिफिनेशन हो जाएगा, आदर्श क्रिस्टल ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता एवं विचलन द्वारा उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। मतलब क्या है, अवयवी कण की व्यवस्था, यह अवयवी कण है, अवयवी कण की व्यवस्था में अनियमितता और विचलन, अनियमितता और विचलन द्वारा जो दोष उत्पन्न होता है उससे हम बिंदु दोष कहते हैं। और उसको हटने का कितने तरीके हैं, दो, या तो यह जगह छोड़ के बाहर भाग जाएगा या यह अपने में ही रह जाएगा। तो बिंदु दोष आगे देखते हैं कितने प्रकार का होता है। चले जानते हैं अब बिंदु दोष का प्रकार। बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो बिंदु दोष मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। रस समीकरण मिति, जिसको अंग्रेजी में स्टाइकियोमेट्री कहते हैं, और रस समीकरण मिति दोष, जिसको नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं, और अशुद्धता दोष को जिसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। देखिए रस समीकरण मिति क्या होता है, उसके बाद हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले इस पाठ को पढ़ लें, ये वाला भाग पढ़ लेते हैं, उसके बाद उनको हम अलग से पढ़ेंगे। रस समीकरण मिति क्या होता है, तो रस समीकरण मिति में यौगिकों में धनायन और ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अणुसूत्र के बराबर होता है। अभी हमने अनुपात बताया था ना, R प्लस और R माइनस के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। तो ऐसा यौगिक जिसमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अणुसूत्र के बराबर हो उसे रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। और रस समीकरण मिति ऐसा दोष जो अभी लिखवाया था इसका ठीक उल्टा होता है। ऐसा दोष जिसमें यौगिक में धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात उसके अणुसूत्र के बराबर न हो, उसे हम और समीकरण दोष मिति दोष कहते हैं। कुल मिला के वह यह अनुपात नियम का, त्रिज्या अनुपात नियम का पालन करता है, और समीकरण मिति त्रिज्या अनुपात के नियम का पालन नहीं करता है। रस समीकरण मिति मुख्यतः दो प्रकार की होती है, देख लीजिए यहाँ पे, और अंतर के हिसाब से समझा जाएगा। दोनों का हम अंतर लिख देते हैं डायरेक्ट, अंतर का अंतर भी हो जाएगा, दोनों स्पष्ट समझ में भी आ जाएगा, बहुत आसान है। तो चलिए, रस समीकरण मिति दो प्रकार का होता है। रिक्तिका, इसी को हम साटकी कहते हैं, साटकी साहब ने इसको खोजा था, तो रिक्तिका दोष को साटकी दोष भी कहा जाता है। और अंतरकाशी दोष, जिसे हम फ्रैंकल दोष भी कहते हैं, क्योंकि इसे किसने खोजा था, चलिए जान गए, फ्रैंकल ने खोजा था। अब आगे चलते हैं रस समीकरण मिति के प्रकार में। तो रस समीकरण मिति का प्रकार दो प्रकार का होता है, तो दोनों का हम बॉक्स बना लेते हैं। एक में लिख लेते हैं क्या, एक में हो जाएगा साटकी, साटकी, इसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, रिक्तिका, रिक्तिका दोष। और दूसरा में लिख देते हैं अंतरकाशी, अंतराकाशी दोष, और जिसको हम लोग कहते हैं फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष। देखिएगा, ध्यान समझ लीजिए, पहला है इसमें साटकी दोष चाहे रिक्तिका दोष में क्या होता है। मान लीजिए कि एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल में यहाँ पे कोई धनायन ऋणायन कुल मौजूद है,
ऋणायन धनायन सब मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे धनायन, ये ऋणायन हो गया, धनायन ऋणायन सब मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे धनायन ऋणायन कर लीजिएगा आप लोग। धनायन ऋणायन मौजूद है तो इसमें क्या करेगा, रिक्तिका दोष में, इस दोष में धनायन जो है अपना एक स्थान रिक्त करके और क्रिस्टल से क्या हो जाता है, बाहर भाग आता है, बाहर भाग जाता है, माने कोई भी एक कण जो होगा वह बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर रिक्तिका बची, रिक्त स्थान बचा, तो रिक्त स्थान बचने के कारण ही इसका नाम रिक्तिका पड़ गया। तो रिक्तिका में यह भग गया, ते बताए अवयवी कण घटे कि नहीं घटे, घट गए। तो जब अवयवी कण बढ़ते हैं, ज्यादा रहते हैं तो घनत्व अधिक रहता है, तो यहाँ पर तो अवयवी कण घट गया तो घनत्व इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। याद रहे रिक्तिका दोष में घनत्व कम होता है और यही साटकी दोष है। कण अपना स्थान छोड़ के परमाणु से बाहर चला जाता है, आउट ऑफ रेंज माने बाहर निकल जाता है। यह दोष गर्म करने पर उत्पन्न होता है, यह दोष जो है गर्म करने पर उत्पन्न होता है। तो देखिए हम बारी और ठीक इसका उल्टा देख लीजिए, दूसरा पहला इसमें अंतरकाशी दोष क्या होता है। अंतरकाशी दोष में कोई क्रिस्टल परमाणु है तो ये बताइए, जिससे मान लीजिए धनायन ऋणायन मौजूद है, तो धनायन ऋणायन जो मौजूद है तो इस हिसाब से कहीं जगह स्पेस होगा खाली, रिक्त स्थान तो हमेशा होता है कहीं ना कहीं। अंतरकाशी माने दो परमाणुओं के बीच में जो अंतर होता है, जगह होता है, यदि कोई कण अपना स्थान छोड़ना चाहे तो या तो वह बाहर भगेगा, तो बाहर भगेगा तो खाली स्थान छोड़ जाएगा, रिक्तिका हो जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यह धनायन चाहे ऋणायन हो, अवयवी कण उसी क्रिस्टल में दूसरा रिक्त स्थान में जाकर बैठ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतरकाशी दोष कहते हैं, जिसे फ्रेंकल साहब ने खोजा था। तो हम चलिए बारी बारी से इसका अंतर जानते हैं। अंतर तो चलिए देखते हैं, बिंदु दोष के प्रकार में रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष यानी साटकी और फ्रेंकल दोष में अंतर। ध्यान सुनिएगा, पूरा का पूरा स्पष्ट हो जाएगा। जो अभी पीछे बताए थे उसमें अगर स्पष्ट नहीं होंगे तो इसमें स्पष्ट हो लीजिएगा। जैसे पहला है धनायन तथा ऋणायन समान स्थिति में लुप्त होते हैं। मतलब क्या है, जिसे हमने कहा था रिक्तिका दोष में कि अगर यहाँ पे कण है तो कण जो है दूगो धनायन, एगो धनायन तो एगो ऋणायन भी मुक्त होगा, दूगो धनायन तो दूगो ऋणायन तो मुक्त होगा। और जब मुक्त होगा तो सामान्य स्थिति में मुक्त होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है कि अगर धनायन रहेगा तो धनायन अपना स्थान छोड़ के और ऋणायन के माने जो गैपिंग अंतराकाश है, अंतराकाश का मतलब है जब दो पिंड आकाश में हैं, मान लीजिए दो पिंड आकाश में हैं और उसमें लेके जबरन उस बीच में लेके बैठ जाइए, तो वही है धनायन जाकर वहाँ पे स्थान ग्रहण करता है। क्यों करता है धनायन, उसका कारण नीचे है, ठीक है। धनायन क्यों अंतराकाश में जाता है, उसका कारण नीचे है। चलिए आगे देखिए। दूसरा, यहाँ पर दोनों धनायन ऋणायन साटकी में क्यों समान रूप से बाहर निकलते हैं, उसका कारण नीचे है। क्योंकि धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। इसकी त्रिज्या अगर समान होगी तो उसमें साटकी दोष ही होगा। तो धनायन और ऋणायन दोनों समान रूप से बाहर निकलते हैं। और इसमें देख लीजिए, इसमें धनायन क्यों जाता है ऋणायन के पास, क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है और ऋणायन का आकार बड़ा होता है। यही कारण है कि जो छोटा वाला है कण, वह बड़े कणों के बीच में रिक्तिका ज़्यादा होगी तो जाकर वहाँ पर बैठ जाएगा। आप सोच सकते हो कि जब अधिक जगह है तो छोटा वाला ही जाकर उसे बैठेगा। अब कोई कहेगा ऋणायन ले जाके धनायन के बीच में बैठाइए, तो भाई दूसरे के ऊपर कहाँ बैठोगे, जगह ही नहीं है उसमें। चलिए आगे देखिए, अब आगे चलते हैं। आयन जालक से बाहर निकल जाते हैं। कोई पूछे साटकी दोष में कि आयन कहाँ चले जाते हैं धनायन ऋणायन, तो क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, फुल बाहर, पूरे बाहर चले जाते हैं। क्यों, ये गर्म करने पर होता है। ये गर्म जब करेंगे ना, बाहर से हीट करेंगे तो उसमें से उष्मा जो निकलती है, तो उष्मा गति दोष भी कहा जाता है इसको।
गर्म करने पर होता है। तीसरा, आयन अंतराकाश में चले जाते हैं, इसमें आयन जालक से बाहर चले जाते हैं, इसमें आयन क्या होते हैं, अंतराकाश में चले जाते हैं। 4 नंबर, कण बाहर निकल गया। किसी क्रिस्टल में यदि 100 कण हैं तो उसका घनत्व तो कुछ होगा। मान लीजिए 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, 100 कण है तो पहले 2 निकल गए, अब 98 बच्चे, तो 98 का उतने होगा, कुछ निकले तो उसका द्रव्यमान कमी होगी, तो कमी होगी तो घट गया, घनत्व तो घट गई, तो घनत्व तो घट गया, कण निकलेगा तो घनत्व तो घट जाएगा। ये बताइए अंतराकाशी में कहूँ कण बाहर गया, 100 का 100 उसी में है, बस अपना स्थान चेंज करके दूसरे के बीच में बैठ गया है, इसलिए इसका घनत्व बदलता नहीं है। अगला देखिए 5वां, परावैद्युतांक परिवर्तित होता है, अपरिवर्तित होता है, अपरिवर्तित बदलता नहीं है। जैसे मान लीजिए 100 कण थे, तो 100 कण होने के बाद 100 कण थे तो दो एक धनायन दूसरे ऋणायन पर फोर्स लगा रहा था, समान फोर्स लगाता है, सभी धनायन एक दूसरे ऋणायन पर फोर्स लगा रहे थे, पहले 2 धनायन और ऋणायन बाहर निकल गए, एगो धनायन एगो ऋणायन, तो बकिया बच्चे 98 गो, तो 98 वाला तो सम है ना, तो एगो धनायन दूसरे ऋणायन से बल लगा रहा है, तो यहाँ पे बल परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो परावैद्युतांक परिवर्तित क्यों होगा, यहाँ पे बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जबरन होती है, यहाँ पे जबरदस्ती की जाती है। धनायन जो है 2 ऋणायनों के बीच में, मान लीजिए यहाँ धनायन था, यहाँ पर ऋणायन था, तो यह धनायन क्या किया, जबरदस्ती बीच में जाके बैठ गया, तो इसके बीच में लग रहे बल को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, फलस्वरूप इसका परावैद्युतांक के का मान बढ़ जाता है। के का मान यहाँ पर आप देख सकते हो, F = K Q1 Q2 / R², तो यह के का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसमें बल बढ़ेगा तो के का मान बढ़ेगा, F समानुपाती के। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, समन्वय संख्या उच्च होती है, जो भी क्रिस्टल में समन्वय संख्या उच्च होगी उसमें दीप्तिका या साटकी दोष होगा, और जो समन्वय संख्या निम्न होगी उसमें अंतराकाशी या फ्रैंकल दोष होगा। और 7वां जो है एग्जाम्पल में देख लीजिए, इसका NaCl, KCl, CSCl सीजियम क्लोराइड है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, फिर से देख लें, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, AgBr में सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड या अंतराकाशी है, जिंक सल्फाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, कैल्शियम फ्लोराइड। ध्यान रहे AgBr इसमें अपवाद है, इसमें दोनों दोष पाए जाते हैं, क्योंकि Ag धनायन और Br ऋणायन की आकार समान भी होता है और Ag का आकार छोटा भी होता है कहीं कहीं, तो इसलिए इसे अपवाद माना गया है। तो इतना ही है इसमें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए। आज का वीडियो यहीं तक। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। और यदि कोई वीडियो में दिक्कत आ रही है तो उसको कमेंट द्वारा लिख के भेजें। धन्यवाद।